जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। साल 2006 में उस वक्त के भारत के डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने पेरिस में एक घर पर जाकर एक इंडियन ओरिजिन की लेडी को ट्रिब्यूट यानी अपनी श्रद्धांजलि दी थी। ये घर था नूर इनायत खान का। 8 नवंबर 2012 को लंदन की गार्डन स्क्वायर गार्डन में ब्रिटेन की राजकुमारी एनी ने नूर इनायत खान की कांसे की एक मूर्ति की अनवेलिंग यानी उद्घाटन किया था। नूर के सेंचुरी ईयर 2014 में ब्रिटेन की रॉयल मेल ने नूर इनायत खान के ऑनर में एक डाक टिकट भी जारी किया था। नूर को 1949 में ब्रिटेन का सबसे बड़ा रेस्पेक्टेबल जॉर्ज क्रॉस दिया गया था, तो फ्रांस ने उन्हें अपने सबसे बड़े सिविल ऑनर क्वादगे से सम्मानित किया। फ्रांस की सरकार ने पेरिस में उनके घर फजल मंजिल के बाहर एक पट्टिका लगवाई। हर साल बास्टील डे को फ्रांस की सेना का बैंड नूर इनायत खान के रिस्पेक्ट में एक धुन बजाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन ओरिजिन की जासूस नूर इनायत खान की। नूर इनायत खान की बायोग्राफी कोड नेम मेडलिन, अ सूफी स्पाई इन नाज़ी ऑक्युपाइड पेरिस, जिसे आर्थर जे मगीडा ने लिखी है। उसके मुताबिक 16 या 17 जून 1943 की रात विमान को उड़ाने वाले पायलट फ्रैंक रिमिल्स की नज़र जब गेहुए रंग की अच्छी शक्ल वाली और ख़ास अंदाज में फ्रेंच बोलने वाली नूर पर पड़ी तो उनके मन में ख्याल आया कि आखिर क्यों एक ऐसी लड़की को फ्रांस भेजा जा रहा है जिस पर किसी की नज़र पड़े बिना नहीं रह सकती थी। क्योंकि इन जासूसों के बारे में आम सोच ये थी कि वो दिखने में जितने ऑर्डिनरी होंगे उतनी ही आसानी से वो लोगों में घुल मिल जाएंगे। सब में अच्छे जासूसों की खासियत थी कि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचते थे, लेकिन नूर इनायत खान इसके ठीक उल्टी यानी ठीक ऑपोजिट थी। उन पर नज़र पड़ते ही कोई उनको अनदेखा नहीं कर सकता था। उनके साथ ट्रेनिंग लेने वाले जासूसों का कहना था कि नूर को देखने के बाद उन्हें कोई भूल नहीं सकता था। दोस्तों, जून 1939 में वुमेन ऑक्सिलरी एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वहाँ औरतें नौकरी पा सकें और उनके घर के मेल मेंबर्स बिना किसी फिक्र के जंग के मैदान पर जा सकें। उन्हीं दिनों इस वुमेन ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों औरतों को टेलीफोन और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के तौर पर नौकरियां दी गई थीं। नूर इनायत खान को 19 नवंबर 1940 को एयरक्राफ्ट वुमेन सेकंड क्लास के तौर पर नौकरी मिली थी। उन्हें नौकरी मिलने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो फ्लुएंट फ्रेंच बोल सकती थीं। वहाँ से उनको 40 दूसरी औरतों के साथ वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर ट्रेनिंग के लिए हैरोगेट भेजा गया था। बाद में उन्होंने एडिनबरा में भी वायरलेस टेलीग्राफी की ट्रेनिंग ली थी। इसी बीच वो भारत में हो रही आज़ादी की लड़ाई को बहुत गौर से देख रही थी। जवाहरलाल नेहरू से वो बहुत इन्फ्लुएंस थी। उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर नेहरू की ऑटोबायोग्राफी भी खरीदी थी और अपने भाई विलायत के बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर दी थी। नूर इनायत खान का मानना था कि भारतीय नेताओं को उस वक्त अपनी आज़ादी के लिए जोर नहीं देना चाहिए जब ब्रिटेन का पूरा ध्यान जंग करने में लगा हुआ था। नूर की सोच थी कि अगर भारतीय लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया और लड़ाई में उन्हें बहादुरी के लिए मेडल्स मिले तो अंग्रेज़ों का उनमें भरोसा बढ़ेगा। उनके भाई को पूरा यकीन था कि अगर नूर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिंदा बच निकलती तो उन्होंने भारत की आज़ादी को अपना मेन मकसद बनाया होता। जासूसी के पेशे में आने से पहले उनसे एक ऑफिसर ने पूछा भी था कि क्या आप उन भारतीय नेताओं का सपोर्ट करेंगी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या उनका ये कदम ब्रिटिश ताज के लिए ली गई उनकी शपथ के खिलाफ नहीं होगा, तो नूर इनायत खान ने जवाब दिया कि जब तक जर्मनी के साथ लड़ाई जारी रहती है वो ब्रिटिश सरकार के लिए अपनी लॉयल्टी बनाए रखेंगी, लेकिन जंग के बाद वो अपनी इस सोच पर दोबारा से सोचेंगी और हो सकता है कि ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में वो अपने मुल्क भारत का सपोर्ट करें। नूर इनायत खान की ज़िंदगी 1 जनवरी 1914 को सोवियत यूनियन की राजधानी मॉस्को में शुरू हुई थी। उनके पिता भारत में पैदा हुए थे जिनका नाम था हज़रत इनायत खान। वो एक सूफी प्रीचर थे। उनकी माँ अमेरिका में पैदा हुई, ओरा रे बेकर उनका नाम था।
जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर अमीना शारदा बेगम रख लिया था। शारदा नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस की वाइफ शारदा के नाम पर रखा गया था। नूर इनायत खान मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के डिसेंडेंट यानी वंश से आती हैं। नूर इनायत खान की बायोग्राफी स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ द नूर इनायत खान के मुताबिक नूर एक दुबली पतली सी खूबसूरत सी लड़की थी। उनका कद सिर्फ 5 फुट 3 इंच था। उनको म्यूज़िक और वीणा बजाने का बड़ा शौक था। उनका घर का नाम बाबुली था। उनका एक भाई था विलायत खान, जिन्हें नूर भाईजान कहकर पुकारती थी। हालांकि नूर की माँ अमेरिकी थी, लेकिन उनकी परवरिश भारतीय माहौल में हुई थी। इनायत खान अपने भाइयों से हिंदी में बोलते थे, इसीलिए उनके दोनों बच्चे हिंदी और उर्दू समझ लेते थे। 12 साल की उम्र में वो अपने माता पिता के साथ भारत आई और बनारस जयपुर के साथ दिल्ली भी गई थी, जहां वो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पर गईं। 20 साल की उम्र के बाद नूर ने यूरोपियन ढंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। जासूसी के पेशे की तरफ नूर के अट्रैक्ट होने की वजह उनके भाई विलायत थे, जिन्होंने रॉयल एयर फोर्स ज्वाइन करी हुई थी। 16 या 17 जून 1943 की रात ब्रिटेन के टैंगमेयर से 2 छोटे लाइसेंडा जहाज़ों ने फ्रांस के लिए उड़ान भरी थी। उस जहाज़ के पायलट ने घुप अंधेरे में टेक ऑफ किया। उसने अपने घुटने पर रखे तुड़े मुड़े नक्शे पर नज़र मारने के लिए भी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल नहीं किया। उस जहाज़ में ना तो कोई बॉम्ब था और ना ही वो दुश्मन के इलाके की टोल लेने निकला था। उसका मकसद था जर्मन कंट्रोल्ड वाले इलाके में जासूसों और वायरलेस ट्रांसमीटरों को पहुंचाना। उन्हीं जासूसों में एक थी मॉस्को में पैदा हुई इंडियन ओरिजिन की लड़की नूर इनायत खान। फ्रांस में विमान से उतरते ही नूर को एक साइकिल दी गई। वो 7 मील साइकिल चलाती हुई एक गांव इतिश पहुंची। वहां से उन्होंने 200 मील दूर पेरिस जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी। फ्रांस में नूर को एक नया नाम मिल गया था, जा मेरी रानिया। अपने मिशन पर निकलने से पहले नूर ने इस नाम को लिखने की अनगिनत बार प्रैक्टिस करी थी, ताकि वो उनकी कलम से उतने ही नेचुरल ढंग से निकले जैसे उनका पुराना नाम नूर। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के जासूसी हलकों में भी उन्हें नया नाम दिया गया था, मैडलीन। नूर के फ्रांस पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर नाज़ियों ने उस नेटवर्क के सभी एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले कुछ महीनों तक नूर अकेली ब्रिटिश एजेंट बची थीं। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जर्मन सैनिकों के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंग्लैंड भेजी। फ्रेंच रेजिस्टेंट मूवमेंट की एक्टिविटीज़ की पूरी खबर भी वो ब्रिटेन पहुंचाती रहीं। 21 जून को बीबीसी ने अपने ब्रॉडकास्ट में कोड लैंग्वेज में एक मैसेज दिया, कमिश्नर बिकम्स स्टॉक ब्रोकर। इसका मतलब था कि उस रात 2 रेडियो सेट और नूर का सूटकेस एक पैराशूट के जरिए खेत में गिराए जाएंगे। नूर उस जगह पहुंच गई जहां ये चीजें पैराशूट से नीचे गिराई जानी थी। रेडियो सेट तो सेफली नीचे लैंड कर गया, लेकिन नूर का सूटकेस एक पेड़ में फंस गया और उनके कपड़े बाहर निकलकर पेड़ की टहनियों में फंस गए। नूर और उनके 2 साथियों ने किसी तरह पेड़ पर चढ़कर उन कपड़ों को टहनियों से वापस निकालकर सूटकेस में डाला। अपनी एक साथी की गद्दारी की वजह से नूर को जर्मन एजेंटों ने पकड़ लिया। उनको पकड़ने वाले शख्स का नाम था पियर कारतू। जब उन्होंने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो कारतू पहले ही वहां मौजूद थे। पकड़े जाने के बाद नूर को गेस्टापो के दफ्तर ले जाया गया। उन्होंने जर्मन खुफिया ऑफिसर्स को शुरू से ही एक बात साफ कर दी थी कि चाहे कुछ भी हो वो एक वर्ड भी नहीं कहेंगी। जब उनको जेल भेजा जाने लगा तो उन्होंने जर्मन लोगों से एक अजीब सी रिक्वेस्ट करी कि वो नहाना चाहती हैं। जर्मन उनसे बहुत कुछ उगलवाना चाहते थे, इसीलिए इसके लिए वो फ़ौरन तैयार हो गए। लेकिन गार्ड्स ने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला रखा ताकि वो उन पर नज़र रख सकें। लेकिन नूर ने वहाँ काफ़ी शोर मचाकर कहा कि वो पूरी तरह से नहाना चाहती हैं और नहीं चाहती हैं कि कपड़े उतारते वक्त गार्ड उन्हें देखें। जर्मन दरवाज़ा बंद करने के लिए तैयार हो गए। सेकंडों में नूर ने बाथरूम की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और उसके साथ लगे छज्जे की खिड़की से नीचे आ गईं। वो बिल्कुल बिल्ली की तरह चल रही थीं। उन्हें छत पर चढ़ने और चलने की प्रैक्टिस थी। उन्होंने बच निकलने की कोशिश के लिए कोई वक्त नहीं लिया। ये महज एक कोइंसिडेंट था कि जर्मन ऑफिसर वो पास के दूसरे बाथरूम में गए हुए थे। वहाँ जब खिड़की से बाहर उनकी नज़र पड़ी तो वो देखकर सन्न रह गए कि नूर बाहर गटर के पास खड़ी हैं। वो उसी खिड़की की तरफ बढ़ रही थी जहाँ वो खड़े हुए थे। उन्होंने उनको वहाँ तक आने दिया और फिर उनसे धीमे से कहा, मैडलीन बेवकूफ़ी मत करो, तुम अपने आप को मार डालोगी। अपनी माँ के बारे में सोचो।
अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। वोक ने उनका कंधा पकड़कर उन्हें नीचे खींच लिया और फिर उन्हें उनकी कोठरी तक पहुंचा दिया। नूर जेल में अक्सर हल्के स्लेटी रंग की जंपर और नीले रंग का स्लैक्स पहना करती थी। इन्हीं कपड़ों में गेस्टापो ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने जेल से बाहर निकलने की एक और कोशिश करी। वो जेल की छत तक पहुंच भी गई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि उसी वक्त ब्रिटिश विमानों ने उस इलाके पर हवाई हमला बोल दिया। हमले के बाद छतों पर सर्च लाइट फेंकी गई। जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो नूर वहां नहीं मिली। इसके बाद जर्मन सैनिकों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। नूर पकड़ी गईं और जर्मन सैनिक उन्हें मारते पीटते हुए फिर से उनकी कोठरी नंबर 84 में ले गए। 26 नवंबर 1943 को नूर को फ्रांस से जर्मनी भेजा गया। बर्लिन से आए सीधे इंस्ट्रक्शंस के बाद नूर को सबसे खतरनाक कैदियों की कैटेगरी में रख दिया गया। जर्मनी की फोर रजीम जेल में नूर के हाथ और पैर बेड़ियों से बांधकर रखे गए थे। एक तीसरी जंजीर से उनके हाथों को उनके पैरों से जोड़ दिया गया था। वो ना तो सीधी खड़ी हो सकती थी और ना ही बैठ सकती थी। उन लोगों ने उन्हें करीब करीब भूखा रखा था। उन्हें खाने के लिए सिर्फ आलू के छिलके और पत्ता गोभी का सूप दिया जाता था। गेस्टापो ने उन्हें एक सेकंड के लिए भी चैन से बैठने नहीं दिया था। उनसे सवाल पर सवाल पूछ रहे थे कि वो अपने साथियों का नाम बताएं, लेकिन नूर ने एक वर्ड भी नहीं बोला। उनको सेक्लूजन यानी एकांतवास में रखा गया था। वो अपने से ना तो खा सकती थी और ना ही अपनी सफाई कर सकती थी। ये काम एक दूसरी औरत करा करती थी, जिसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो नूर से एक वर्ड भी बात नहीं करेगी। जेल की कोठरी में पड़ी नूर को दिन और वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो वक्त का अंदाज़ा उनको दिए जाने वाले नाश्ते और दिन और रात के खाने से लगाया करती थीं। उनकी कोठरी के दरवाजे को कभी नहीं खोला जाता था। भूख से बहुत कमज़ोर हो जाने के बावजूद नूर का कॉन्फिडेंस नहीं टूटा था। वो बेड़ियों में बंधे रहने के बावजूद धीरे धीरे ही अपनी कोठरी में चला करती थी, ताकि उनका दिमाग एक्टिव रहे। 12 सितंबर को नूर को डाकाऊ कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। उसके मेन गेट पर लिखा हुआ था अरबायत मार्च्ड फ्रे, यानी काम आपको आज़ाद करेगा। ये आयरनी थी, क्योंकि उस कैंप से बहुत कम लोग ही जिंदा बाहर आ पाए थे। यहाँ साल 1933 से लेकर 1945 तक 30,000 लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया गया था। उस रात नूर को बहुत टॉर्चर किया गया। जर्मन सैनिकों ने उनकी कोठरी में घुसकर उनकी बहुत पिटाई करी। फिर उन्होंने नूर के सारे कपड़े उतार दिए। पूरी रात वो उनके नाजुक जिस्म को अपने मोटे बूटों से कुचलते रहे। एक सैनिक ने उन्हें घुटने के बल बैठने के लिए कहा और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपनी पिस्टल से उनके सर के पिछले हिस्से पर फायर किया। मरने से पहले नूर इनायत खान के आखिरी वर्ड थे लिबर्टे, यानी आज़ादी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को खींचकर एक भट्टी में डाल दिया गया। कुछ मिनटों बाद चश्मदीदों ने फ्यूनरल हाउस की चिमनियों से धुआं उठते हुए देखा। उस रात इंग्लैंड में नूर इनायत खान की मां और उनके भाई को एक ही ख्वाब दिखाई दिया कि नूर यूनिफॉर्म पहने खड़ी हैं। उनके चारों तरफ नीली रोशनी थी और वो उनसे कह रही थी कि अब वो आज़ाद हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।